Hello brilliant students. This time we are doing for class 7th Science Chapter 10 Respiration in Organisms. इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा था। और एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये चीज़ें, ब्रीथिंग क्या है, इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, ये सब कुछ देखा था। ब्रीथिंग रेट बढ़ता है जैसे जैसे अगर आपका जो फिजिकल वर्क है वो ज़्यादा है तो। और अब हम करने जा रहे हैं हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म समझते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। व्हेन वी इनहेल एयर इट passes थ्रू आवर nostril into द nasal cavity। ज़्यादातर टाइम पर नॉर्मली हम नाक से सांस लेते हैं, नाक के जो दो नथुने हैं वहाँ से, राइट। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, तो ये हमारी नोस्ट्रिल से होकर के नेसल कैविटी में जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रिचेज आवर लंग्स। जो एयर हमारे लंग्स में जाती है, ये हो गई, ये नेसल्स है, नेसल कैविटी, यहाँ से ये लंग्स में जाती है। ये लंग्स हो गए यहाँ पर। और फिर थ्रू द विंड पाइप, नेसल कैविटी से ये गए लंग्स में। लंग्स में कैसे गए? जो विंड पाइप है उसके थ्रू। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये देखिए, है ना। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। इस कैविटी, जो ये कैविटी है, इसके चारों तरफ रिब होता है, जो हड्डियों का ढांचा। ये यहाँ पे रिब एक पार्ट में दिखा रखा है, जबकि ये दोनों पार्ट्स में होता है। हड्डियों का ये ढांचा है, इसे कहते हैं रिब केज। तो लंग्स के चारों तरफ हड्डियों का ये ढांचा रिब केज होता है, राइट। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity। chest cavity का फ्लोर बनाने का काम करता है डायफ्राम। ये नीचे वाला पार्ट। अब ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ब्रीथिंग के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो चेस्ट के अंदर, मतलब जो ये रिब केज है इसकी मूवमेंट, और फिर डायफ्राम की मूवमेंट। इनहेलेशन के दौरान, ड्यूरिंग इनहेलेशन, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जब हम सांस लेते हैं तो जो रिब केज है यानी कि चेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, वो फूलेगी, और डायफ्राम क्या करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। उल्टा है, ये अप है तो ये डाउन की तरफ। इसी तरीके से इसका उल्टा जो होगा सांस छोड़ने की टाइम पर होगा, राइट। तो दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। The lungs get filled with air। इस मूवमेंट की वजह से जो चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस बढ़ जाती है और हवा उसमें भर जाती है। लंग्स हवा से भर जाता है, ओके। और एक्सहेलेशन के दौरान यानी कि सांस छोड़ते वक्त इसका उल्टा होगा। रिब मूव करेगा डाउनवर्ड, डाउन,
and inwards, while diaphragm moves up to its former position। तो जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उस टाइम पे डायफ्राम उस तरफ मूव करेगा, अप की तरफ, और जो रिब केज है वो मूव करेगा डाउनवर्ड, अंदर की तरफ। ओके, दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। इसकी वजह से चेस्ट कैविटी के अंदर सांस जो है वो कम हो जाती है, हवा कम हो जाती है, और एयर जो है वो क्योंकि बाहर निकल चुकी होती है, और जो चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो कम हो जाता है। इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ता है, एक्सहेलेशन में कम होता है। डायफ्राम इनहेलेशन के अंदर क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, और एक्सहेलेशन यानी कि छोड़ते वक्त सांस वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। These movements in our body can be felt easily. Take a deep breath, keep your palm on the abdomen, feel the movement of the abdomen. What do you find? ये आप आसानी से आप देख सकते हैं अपनी बॉडी को देख करके कि भाई ये एक्सहेलेशन इनहेलेशन सांस लिया जा रहा है, और ऐसा आप वैसे भी कर सकते हैं, अपने पेट पर हाथ रखिए और फिर फील कीजिए एब्डोमेन को, तो आप आसानी से महसूस कर सकते हैं कि सांस ली जा रही है, छोड़ी जा रही है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गोट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। बच्चों का तो काम ही ये होता है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटी होने के बाद उनमें कंपटीशन लग गया कि कौन कितनी ज़्यादा सांस अंदर भरता है। एवरीवन वॉज बोस्टिंग दैट शी और ही कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन दिस क्लास विद योर क्लासमेट्स। और यही एक्टिविटी आपकी क्लास में भी हो रही होगी, और आप ऐसा कर भी सकते हैं, तो प्ले भी हो गया, साथ में नॉलेज भी आ जाती है। अब आगे है द एयर अराउंड अस। क्वेश्चन इसके लिए, राइट द पार्टिकल्स विच माइट बी इनहेल्ड वाइल ब्रीथिंग। वो पार्टिकल्स कौन से हैं जो कि सांस लेते वक्त ब्रीथिंग के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। और एक क्वेश्चन और है इसमें कि हम छींकते क्यों हैं, स्नीज क्यों करते हैं, वाई डू वी स्नीज। The air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollen grains. When we inhale, तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी सांस के साथ में धुआं, जो स्मोक ट्रैफिक का होगा वो, डस्ट मिट्टी के पार्टिकल्स, और पोलन्स, और दूसरी भी कई चीज़ें होती है, बैक्टीरिया वगैरह है ना, वो चीज़ें क्या है हमारे शरीर में चले जाते हैं। और जो पार्टिकल्स है वो ट्रैप हो जाते हैं जो नाक के अंदर बाल होते हैं उसके अंदर, नेसल कैविटी में जो बाल होते हैं उसके अंदर। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स मे गेट पास्ट द हेयर इन द नेसल कैविटी। और कई बार ऐसा होता है कि जो ये पार्टिकल्स है सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, हेयर को भी पार कर जाते हैं। देन दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। तो ये कैविटी में जो लाइनिंग है, जो स्किन है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, जिसकी वजह से फिर हम छींकते हैं। तो ये रीज़न हुआ कि हम छींकते क्यों हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। स्नीज की वजह से होता क्या है, स्नीज एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। स्नीजिंग की वजह से ये होता है कि जो ये फॉरेन पार्टिकल्स है ये बाहर चले जाते हैं,
जो हमने सांस के साथ ले लिए थे, और फिर हम इनहेल करते हैं फ्री क्लीन एयर के साथ अपनी बॉडी को। टेक केयर, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है व्हाट शुड वी टेक केयर वाइल स्नीजिंग। सांस लेते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? व्हेन वी स्नीज you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other persons। जब आप छींकते हैं तो आपको अपनी नाक को कवर कर लेना चाहिए ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो आपने बाहर छोड़ दिए हैं वो वापसी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ना ले लिए जाए। इस टाइम पे तो जैसे दिक्कत वैसे ही फैली हुई है, कोरोना महामारी फैली हुई है, तब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है। पहले तो आपको पूरा मुंह ही कवर करके रखना है, मास्क लगा के रखना है, और अगर छींक आती है तो आपको रुमाल का इस्तेमाल करना है ताकि वो जो आप छींक के साथ बाहर कुछ जो जर्म्स निकल गए हैं बॉडी के, वो किसी और के द्वारा इनहेल ना हो। क्योंकि अगर मान लिया किसी दूसरे व्यक्ति कोई आपके पास खड़ा होगा तो वो गुस्सा भी करेगा कि जब सरकार बार बार कह रही है, टीवी पर बार बार दिखाया जा रहा है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आती बात। चलिए अब करते हैं एक्टिविटी 10.4। क्या चीज़ है ये? टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2। 10.2 टेबल के अंदर आपको ये भरना है। ये टेबल 10.2 है और आपको सांस लेनी है और साथ में आपको मेजरिंग टेप की सहायता से अपनी चेस्ट के साइज को मापना है। ओके, फिर आपको क्या करना है? ये तो है सांस ले करके, उसके बाद दोबारा से आपको मापना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। तो ये तो पहले तो आपको जब सांस ले ली है तो आपको वो मापना है और लिखना है और फिर अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करना है और ये देखना है कि किसकी सबसे ज़्यादा चेस्ट मैक्सिमम आती है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय अ सिंपल मॉडल। हम इस टोटल प्रोसेस को एक सिंपल से तरीके से भी समझ सकते हैं जो आगे बताया गया है। ये देखिए, ये पिक्चर है जो कि आपको बता रही है कि जब सांस छोड़ी जाती है तो डायफ्राम क्या करेगा? डायफ्राम की मूवमेंट नीचे की तरफ है इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन में हवा भरी जा रही है और ये चेस्ट भर जाती है हवा से, और डायफ्राम की मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ। अब एक्टिविटी 10.5 देखिए। टेक अ वाइट प्लास्टिक बोतल, आपको एक प्लास्टिक बोतल लेनी है ऐसी, ये प्लास्टिक बोतल इस तरीके की। फिर क्या करना है? गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, एक वाई शेप की कांच की या फिर प्लास्टिक की ट्यूब लेनी है ऐसी वाई शेप की, दिखाई दे रहा है वाई शेप। मेक अ होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब मे पास थ्रू इट। अब आपको एक होल करना है, ये यहाँ पे होल तो वैसे इसमें होता ही है ताकि ये ट्यूब अंदर जा सके। आपको ये चीज़ करनी है, यहाँ से काट करके कर सकते हैं आप इसको ऐसा। To the forked end of the tube fix two deflated balloons। अब आपको जो ये फोर्क यानी कि कांटा यानी कि वाई शेप जो है, इसके एंड पर दो बैलून बिना फुलाए हुए वो उसमें अटैच करने हैं ऐसे। यहाँ पर बैलून लगा रखे हैं छोटे छोटे, यहाँ से काटा
वाई जो शेप की फोर्क है वो यहाँ से एंट्री कराई, यहाँ पे इसके ये दोनों इस सिरों पर बैलून लगा दिए, ये डाट लगी हुई है इस तरीके कॉर्क के अंदर, इसको इसके बारे में भी बताया जाएगा। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बोतल एज शोन इन फिगर 10.7। आपको ये बोतल ऐसे लगानी है जैसे कि फिगर इसमें दिखा रखी है 10.7। नाउ कैप द बोतल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। To the open base of the bottle, tie a thin rubber or plastic sheet using a large rubber band। आपको कैप करना है बोतल को और इसको एयर टाइट करना है। एयर टाइट आप कॉर्क के थ्रू कर सकते हैं, रबड़ की कॉर्क आती है, जैसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ती है ना कांच की बोतलों के अंदर, वहाँ पे ऐसे कॉर्क साथ में लगी हुई आती है, आप वो ले सकते हैं। राइट, वो कॉर्क फिक्स कर दीजिए। अब ये एयर टाइट हो गया, यानी कि हवा अगर यहाँ से पासिंग नहीं होगी कम से कम। और यहाँ पर आपको क्या करना है, बैलून या कोई रबर ट्यूब ऐसे लगा देनी है। ठीक है। नाउ कैप द बोतल, सील इट, एयर टाइट हो गया। टू ओपन द बेस ऑफ द बोतल, टाई अ थिन रबर, ये भी हो गया। समझ में आया आपको? गुड। अब इस टॉपिक को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉश द बैलून्स। इस चीज़ को, एक्सपेंशन को समझने के लिए आपको क्या करना है, रबर ट्यूब को, जो भी रबर शीट आपने इस्तेमाल किया है या बैलून इस्तेमाल किया है, उसको डाउनवर्ड मूव कीजिए। ऐसे इसको नीचे की तरफ आप मूव करेंगे तो ये जो है बैलून, जो ये वाले बैलून है, ये फूल जाएंगे। वॉश द बैलून्स। नेक्स्ट, पुश द रबर प्लास्टिक शीट अपवर्ड एंड ऑब्जर्व द बैलून। अब इसको ऊपर की तरफ कीजिए तो आप देखेंगे ये श्रिंक कर गए हैं। एंड ऑब्जर्व द बैलून्स, डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बैलून्स। जब आप इसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये इसमें चेंजिंग देखेंगे आप, तो ये वाली चेंजिंग होगी, यानी कि ये भर जाएंगे। और जब इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये क्या करेंगे, श्रिंक कर जाएंगे। राइट। व्हाट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये बैलून्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे लंग्स हो गए। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायफ्राम हो गया। ठीक है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव करता है डायफ्राम, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये तो श्रिंक कर जाते हैं लंग्स तो, और ये जो मूवमेंट है ये ऊपर की तरफ होती है, डायफ्राम की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है। राइट, जैसे कि आपने यहाँ देखा था, सांस ली तो क्या हुआ, डायफ्राम ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब सांस भरी तो ये हुआ था ऊपर की तरफ डायरेक्शन में। जब सांस छोड़ी, एक्सहेलेशन किया, तो जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड हुई है इसकी, बिल्कुल ऐसे। क्लियर हुआ? ये एक्टिविटी आपको अच्छे से बताती है हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे जो चेस्ट यानी कि लंग्स और जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट को। चलिए अब आगे करते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। ये एक्टिविटी आप करेंगे क्लासमेट के साथ में। सांस ले, जब इनहेलेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो चेस्ट का साइज, एक्सहेलेशन के टाइम पे चेस्ट का साइज, और इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये आप टेबल फिल कीजिएगा। तो ये एक्टिविटी होगी और पता लगेगा किसकी ज़्यादा डिफरेंस आता है, किसकी चेस्ट के अंदर क्या साइज है। राइट, हवा भरने के बाद, छोड़ने के बाद ये बच्चे कर रहे हैं। अब आगे, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम बाहर क्या छोड़ते हैं।
तो ये तो आपको पता ही है कि हम CO2 गैस छोड़ते हैं। अब उसकी चेकिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, मेक अ होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। आपको एक सिलेंडर लेना है और एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है या कोई प्लास्टिक की बोतल लेनी है आपने, ठीक है। मेक अ होल, उसके अंदर एक होल करना है लीड को, लीड के ऊपर ढक्कन पर। तो आपने इन तीनों में से कोई एक चीज़ लेनी है, या तो सिलेंडर ले लीजिए, या कोई टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, या फिर कोई ग्लास प्लास्टिक बोतल ले लीजिए। उसमें होल कीजिए उसकी लीड पर और एंड फिक्स इट ऑन द बोतल, उसको फिक्स कर दीजिए। जो लीड है वो आप बोतल पे लगा देंगे। अब उसमें कुछ अभी अभी बनाया हुआ लाइम वाटर है वो आप डालेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल, होल के अंदर से आप एक, जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते तो स्ट्रॉ होता है ना, वो स्ट्रॉ उसमें जो आपने होल किया था लीड पर उसमें डालेंगे, इस प्रकार से कि वो लाइम वाटर में डूब जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स, कुछ बारी आप उसमें सांस छोड़ेंगे, वापसी मत लेना उसके अंदर से सांस उसमें छोड़नी है, नहीं तो वो लाइम वाटर सांस के साथ अगर उसमें से सांस लेते हैं तो वो मुंह में आ जाएगा। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर की अपीयरेंस बदल गई है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6, चैप्टर 6 में जो आपने पढ़ा था, क्या इसके हिसाब से आप बता सकते हो कि उसमें क्या बदलाव आया है? तो बदलाव ये है कि जब लाइम वाटर के अंदर से CO2 गैस गुजारी जाती है तो वो मिल्की हो जाता है, तो वो मिल्की हो गया होगा, राइट। ऐसा करने की वजह से कि जैसे हमने इनहेल की एक्सहेल किया, सांस छोड़ी लाइम वाटर में, तो वो मिल्की हो जाता है। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे क्या चीज़ है ये, आपको पता लगता है कि जो हमने सांस ली है और सांस छोड़ी है वो एग्जैक्टली O2 या CO2 नहीं होती। ली हुई में सारी O2 नहीं होती, छोड़ी हुई में सारी CO2 नहीं होती, तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। व्हाट डू वी एक्सहेल, हमने क्या छोड़ा है? छोड़े हुए के अंदर हमारी जो बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर था उसका एक पार्ट, वो मॉइस्चर उसके अंदर होता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है ना रूम टेम्परेचर से, मतलब जो 32 से 47 डिग्री सेल्सियस रहता है बॉडी का टेम्परेचर। तो इतना टेम्परेचर तो काफ़ी है बॉडी के अंदर कि भाई वो भाप बनाए जो पानी अंदर है। तो जब सांस छोड़ी जाती है तो उसमें मॉइस्चर भी होता है। डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेज अलॉन्ग विद इट? यस, हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ गैसेज का मिक्सचर होता है वो भी छोड़ते हैं और मॉइस्चर भी छोड़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस। जब आप सांस छोड़ते हैं और वो सांस आपने किसी शीशे पर छोड़ी है, तो जब आप वो फोगी हो जाता है तो उसकी अपीयरेंस थोड़ी सी क्या हो जाती है, फोगी, मॉइस्चर की जो एक परत है वो उस पर चढ़ जाती है और वो ड्रॉपलेट्स हमें नज़र आते हैं। और ये कहाँ से आए हैं? ये बॉडी के अंदर से आए हैं। बॉडी में जो मॉइस्चर है उस वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है सांस छोड़ने के साथ। तो जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें मॉइस्चर होता है और जो छोड़ रहे होते हैं उसमें भी मॉइस्चर है, राइट। भुजो wants to know how much air a person can hold in the lungs। तो भुजो का क्वेश्चन है कि हम कितनी एयर लंग्स में रख सकते हैं। तो ये अबाउट होती है एक अडल्ट के अंदर 6 लीटर के अबाउट, एक सिंगल ब्रीथिंग के अंदर, ओके। अब आगे
ये देखिए ये एक्टिविटी दिखा रखी है लाइम वाटर, और यहाँ से स्ट्रो के थ्रू ये बच्चा सांस छोड़ रहा है और ये मिल्की हो जाता है। फिर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। अच्छा डायग्राम है ये समझने के लिए। जब हमने सांस ली है तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, राइट। और जब एक्सहेल करते हैं तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यानी कि हमने 21% ऑक्सीजन ली है तो 16.4% ऑक्सीजन छोड़ भी दी है, उसमें से यूज कर ली कुछ। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। प्लीज़ अच्छे से समझ करके ही अपना जो चैप्टर है तैयार कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।